बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बच्चा कल हमने अपने स्लाइड स्टार्ट किया था, इसमें हमने आपको इतने सारे टॉपिक, इस स्लाइड में बच्चा हम इतने सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको नाम क्या बताया था, बायोडाइवर्सिटी का डिफिनेशन बता दिया था क्या, एंड एडवर्ड विल्सन का नाम भी आपको बता दिया गया था। एडवर्ड विल्सन का नाम भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट पे आ जाओगे तो एडवर्ड विल्सन को देख लो, यही है। बाकी आ जाइए बायोडाइवर्सिटी, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल पे मिलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी में बता दिया था कि जो जीन लेवल पे डाइवर्सिटी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए बच्चा क्या रोवोल्फिया वोमिटोरिया बताया गया था, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, उसमें जो केमिकल मिलता है उसका नाम क्या है, रेसरपाइन। रेसरपाइन केमिकल का कंसंट्रेशन पोटेंशियल वेरी करता है, हिमालयन रीजन में ग्रो करेगा, लेकिन अदर हिमालयन रीजन के अदर पार्ट्स है ना, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, जिसे आप हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक बोलते हो, तो अलग अलग हिमालयन रीजन में सेम प्लांट को ग्रो करवाया जाएगा। इसका जो केमिकल का पोटेंशियल है, कंसंट्रेशन, वो क्या होगा बच्चा, वेरी करेगा। और आपको मैंगो का एग्जाम्पल दिया था, इसमें राइस का एग्जाम्पल दिया था क्या, स्पीशीज लेवल पे बायोडाइवर्सिटी में देख लो, बोला था कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट के पास ज्यादा एम्फीबियन डाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। देख लीजिए ये सारे के सारे क्या है बच्चा, मेढक ही है, लेकिन देखो मेढक के प्रजाति देखो कितने अलग अलग टाइप के हैं, है कि नहीं। यानी आपके माइंड में सिर्फ एक टाइप का मेढक चलता है, वही मेढक नहीं होता है। आगे आ जाओ, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग टाइप ऑफ इकोसिस्टम जो मिलते हैं बच्चा, उसी क्या बोल दिया गया है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। याद करो इंडिया में हर तरह की डाइवर्सिटी मिलता है क्या, डेजर्ट भी इंडिया में मिलता है, तो वेटलैंड भी मिलता है, अल्पाइन मीडोज बोले तो जो माउंटेनियन रीजन में जो मिलता है अल्पाइन वेजिटेशन, वो हो गया, इस्चुरी हो गया, मैंग्रोव्स हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया एंड कोरल रीफ्स हो गया। बोलो सर इंडिया में रेन फॉरेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट साइड में चले जाइएगा तो उधर आपको कौन सा, उधर जंगल ज्यादा मिलता है। इंडिया का मेन लैंड में बात करोगे तो सबसे ज्यादा जंगल कहाँ मिलता है, एमपी में मिलता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल मिलता है। मेन लैंड में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जंगल कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है। आ जाइए ऑफिस, अंदर चले जाओ, आगे आ जाओ बच्चा। अब बताइएगा क्या, ये रॉबर्ट में देखो, हैंडसम गाय, रॉबर्ट में देखो, तो रॉबर्ट में ने नॉर्मली हमने IUCN का 2004 वाला डाटा या 2005 के एनसीईआरटी में, आई थिंक 2005 की डाटा है ना, 2004 की डाटा है, हाँ 1.5 लेटेस्ट डाटा क्या है बच्चा, 1.7 मिलियन है। तो रॉबर्ट में ने बताया था कि अभी तक टोटल कितना स्पीसीज का अर्थ पे है बच्चा, टोटल 7 मिलियन है। कितना है, 7 मिलियन है। इसमें से और बताया गया था बच्चा जो ट्रॉपिक लेवल में है कितने स्पीसीज का डिस्कवरी हुआ है, 22% ऑफ द स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार in the tropics, लिखा हो ना, he considered the species to be discovered in tropics, that is only 22% species have been recorded so far, यानी ट्रॉपिकल रीजन में अभी तक only 22% स्पीसीज का क्या हुआ है, डिस्कवरी हुआ है। ये सब अंडरलाइन कर लिए थे ना आप सारे पॉइंट्स को, आगे आ जाइए। ये पॉइंट कल ये ग्राफ भी बोला था आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसमें हमने क्या बोला था बच्चा, अगर ऑन ग्लोबल लेवल पे देखे तो टोटल बच्चा लगभग एनिमल और प्लांट में सबसे ज्यादा 70% क्या है, एनिमल्स है, 22% क्या है, प्लांट्स प्लस फंगी, प्लांट्स प्लस फंगी है। क्लियर है ना। अब आज वापस से हम सिर्फ एनिमल की बात करें तो एनिमल में सबसे ज्यादा सबसे रिच ग्रुप कौन सा है, इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स कितना है, 70%। इसीलिए एनसीईआरटी का डाटा है आउट ऑफ 10 एवरी 7 आर इंसेक्ट्स। क्लियर है ना। एंड 22% क्या है बच्चा, प्लांट्स एंड फंगी है। कल सारा पॉइंट आपने याद किया था क्या। उसमें भी बात करें अगर फंगी क्यों देखा जाए तो फंगी का नंबर बच्चा सबसे ज्यादा है, फंगी का नंबर सबसे ज्यादा है। अगर सम टोटल कर दिया जाए फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन सबको अगर आप जोड़ भी दोगे ना तो फंगी का जो नंबर आएगा, नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करेंगे, वो सबसे ज्यादा आएगा। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात। ये देखो इंसेक्ट मोस्ट स्पीसीज रिच ग्रुप है, ग्राफ से हमें पता चल रहा है। बच्चा ये आपको दूसरी बात, ये पॉइंट आपको बता रहा है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाई चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बच्चा जिसमें नहीं पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन इनसे बनते हैं। स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन तो ये तो ऑब्वियसली 2 से 3 बार रिपीटेड है एग्जाम में, 2 से 3 बार आया हुआ है। जो भी पॉइंट अंडरलाइन करवा रहा हूं आप पेपर प्रैक्टिस करेंगे,
या फिर इकोसिस्टम में जो पॉइंट अंडरलाइन करवाया था, अगर आप पेपर बनाएंगे तो देखिए कि उनसे क्वेश्चन बना हुआ है, उनसे क्वेश्चन बना हुआ है। सेम इसमें भी जो जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है या जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन करवाते चल रहा हूं आपको। अब आ जाइए बच्चा, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया कितना लैंड का शेयर रखता है 2.4%, लेकिन डाइवर्सिटी में कितना शेयर रखता है 8.1%। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया था, डाटा इंपॉर्टेंट बताया था। इसी वजह से बच्चा इंडिया टोटल वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, उसमें से प्यारा सा भारत भी हमारा एक है। क्लियर है ना। अब रॉबर्ट मे की डाटा को हमने इंडिया में लगाया था, तो पहले ये देखो कि इंडिया में कितना है। तो इंडिया में लगभग बच्चा 45,000 क्या है प्लांट्स के स्पीसीज है, और वही इसके डबल बच्चा क्या है एनिमल के स्पीसीज है। अभी तक डिस्कवरी हुआ है 45,000 प्लांट का स्पीसीज है एंड वही डबल यानी 90,000 के अप्रॉक्स में एनिमल के स्पीसीज है। अगर रॉबर्ट मे की डाटा को इंडिया में लगाया जाए तो लगभग 1 लाख प्लांट के स्पीसीज होंगे और 3 लाख एनिमल के स्पीसीज होंगे। लेकिन डिस्कवरी क्यों हुआ है, कितना हुआ है? रॉबर्ट में बोल रहे कि 1 लाख प्लांट है, डिस्कवरी 45,000 ही हुआ है। रॉबर्ट में बोल रहे कि 3 लाख क्या है एनिमल्स है, लेकिन डिस्कवरी कितना हुआ है 90,000 के अप्रॉक्सी हुआ है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत बच्चा? देखो देवदार फॉरेस्ट, जो देवदार जानते हो आप लोग? देवदार नहीं जानते हो? देवदार नहीं जानते देवदार क्या होता है? जब कोई देखो, जब कोई इंसान का डेथ होता है तो लोग खरीद के ले जाते हैं ना, जो धूप टाइप का होता है, देवदार ही तो होता है। अरे धूप टाइप बोल रहा हूं, तुम लोग अजीब आदमी हो, बाद वाला सुनते हो नहीं हो, धूप अजीब से हरकत करने लगते हैं। तो जो लकड़ी ले जाते हैं डालने के लिए होता है ना येलोइश कलर टाइप का, एक्चुअली वो क्या होता है देवदार ही होता है। वो समझ में आती है बात? हाईली आसानी से आग लगता है इसमें आदमी की जल्दी से जितना जल्दी जला करके निपटा दिया जाए। लकड़ी अलग होती है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आए अच्छी बात है, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत की बात नहीं, और भी अच्छी बात है। बस तुम बस इतना याद रखो, देवदार कहाँ मिलता है? हिमालयन रीजन में मिलता है, ज्यादा याद नहीं करना देवदार कहाँ मिलता है? हिमालयन रीजन में मिलता है, आप इतना याद करो, ठीक है ना। अब आ जाओ बच्चा, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज। ये बताओ क्या मैंने प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया था? जितना रॉबर्ट मे का जो डाटा है, जो भी रॉबर्ट मे बता रहे हैं, वो किसके लिए था बच्चा? यूकैरियोट्स के लिए था। प्रोकैरियोट्स को क्यों नहीं बताया जाता? कि प्रोकैरियोट जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड है, जिनसे हम चीजों को खोज करते हैं, नए नए चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, यह प्रोकैरियोट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यह प्रोकैरियोट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं प्रोकैरियोट्स से जिनको लैब में ग्रो करवाया जा सकता है, अगर नॉर्मल नेचर में करवा दिया जाए तो गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए हम प्रोकैरियोट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोकैरियोट्स की संख्या कम होगी, कहा कुछ नहीं जा सकता है, कम भी हो सकती है, यानी 7 मिलियन से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये तो 7 मिलियन सिर्फ यूकैरियोट की बात की गई है। अरे यहां तक हमने कल कर लिया था क्या? आगे आ जाइए बच्चा, कहा जाए तो ये भी हमने डिस्कशन में शामिल कर ही लिया था। तो बच्चा बात आती है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी किस पैटर्न में बायोडाइवर्सिटी मिल रहा है। तो पहला जो फैक्टर है बच्चा वो क्या है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूड क्या होता है बच्चा? कल आपने बोला था ना सर ये तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है? लैटिट्यूड है, और वर्टिकल लाइन क्या है बच्चा? लॉन्गिट्यूड है। तो आपको क्या याद रखना है बच्चा कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी हमारा डिक्रीज करेगा, वाइस वर्सा। पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो इंक्रीज करेगा। अरे कोई दिक्कत है क्या? बाकी ये पॉइंट छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। ये पढ़े थे ना आपने ज्योग्राफी में, पढ़े होगे जब क्लास 10th के अंदर रहोगे। 23 डिग्री 23.5 नॉर्थ साउथ हो जाता था। तो आपको ट्रॉपिक बता देना, ट्रॉपिकल रीजन किसे बोलते हैं बच्चा? इक्वेटर के आसपास वाले रीजन क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल रीजन बोल दिया जाता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगा और टेम्परेट में कम मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे आ जाओ बच्चा, इधर ही हमें सही है। जैसे अब इसको सजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर नंबर ऑफ बर्ड्स की तुलना की जाए तो कोलंबिया कंट्री है बच्चा इक्वेटर के नजदीक, और इंडिया भी कहाँ है? ट्रॉपिकल रीजन में आता है। देखो मैंने बोला था कि इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में, इंडिया का जो साउथ वाला पोर्शन है ना वो ट्रॉपिक के नजदीक आता है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन, लेकिन एग्जैक्ट इक्वेटर पे श्रीलंका लाई करता है कि नहीं। तो वही बोलता है कि जितना ज्यादा तुम इक्वेटर के करीब रहोगे उतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगा, ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर चले जाएंगे बायोडाइवर्सिटी आपकी कम होते चली जाएगी।
तो एक कंट्री है बच्चा कोलंबिया, वह इक्वेटर के पास है, क्लियर है ना। तो वहां बर्ड्स के स्पीसीज कितना है बच्चा, 14,000। याद करना है क्या, नहीं, आपको बस एक एग्जांपल के थ्रू समझाया जा रहा है। और वही इंडिया देखो तो ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, वहां बर्ड्स के स्पीसीज कितना है बच्चा, 1200। और दूर चले जाओ यानी पोलर रीजन की तरफ जा रहा है, 41 तक पहुंच गए बच्चा हम, समझ में आई बात ना। यानी यूएसए में चले जाइए, न्यूयॉर्क में चले जाइए, तो वहां कितना बर्ड्स के स्पीसीज है बच्चा, 105। ग्रीनलैंड पहुंच जाओ यानी पोल की तरफ पहुंच जाओ, तो ओनली कितने बच्चे, 56। कितना है, 56। भाई साहब कहाँ देख रही हो तुम, 71 देख करके बोल दे रही हो। ये बस ये डाटा याद करना है क्या, नहीं, यह क्या बता रहा है, आप देखो इक्वेटर पे है तो 0 डिग्री है बच्चा, और आप धीरे धीरे क्या चलते गए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव किए, नीचे नहीं गए, ऊपर गए, ऊपर पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर के दूर गए, यानी अगर ये हम प्यारा सा अर्थ बनाए, ये हमारा इक्वेटर है, तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर चले गए बच्चा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ गए, तो आपका डाइवर्सिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है बच्चा, घट रहा है। एग्जाम्पल आपके सामने, कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलो। तो क्या ध्यान देना है, इक्वेटर से दूर जाओगे तो डाइवर्सिटी घटेगी। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मतलब फिर से बच्चा वही इक्वेटर वाला रीजन, क्या होगा, उस रीजन में मिलने वाले फॉरेस्ट क्या कहलाएंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। लाइक इक्वाडोर, इक्वाडोर भी कंट्री का नाम है बच्चा, इक्वाडोर क्या है, कंट्री का नाम है। इक्वाडोर में बच्चा वस्कुलर प्लांट, अच्छा वस्कुलर प्लांट किसे बोलते हैं जरा हमें ये बताओ, जिसमें जाइलम फ्लोएम हो। बहुत बढ़िया बात है, जाइलम फ्लोएम किन किन में मिलता है, चलो सुनो मेरी क्वेश्चन का आंसर करो, थोड़ा सा आपका प्लांट किंगडम भी देख लेते हैं। लैंड प्लांट कौन कौन से हैं, लैंड प्लांट कौन कौन से हैं, जैसे आपने पढ़ा है ना बच्चा, प्लांट किंगडम में पढ़ा है ना, अलगी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, हाँ बहुत बढ़िया। तो लैंड प्लांट्स कौन कौन से जरा बताइएगा, हमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हम पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, सर हमारा नाम ये है, ये हम एग्जैक्ट बताओ, लैंड प्लांट्स कौन कौन से हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्या ये सही है या गलत है, भाई साहब नूतन तुम ऐसे नहीं कर, तुम आंसर दे सकते हो। लैंड प्लांट बच्चा ब्रायोफाइट भी है, टेरिडोफाइट भी है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। हमने लैंड प्लांट बोला, हमने क्वेश्चन की भाव को समझो, हम लैंड प्लांट पूछ रहे हैं, ब्रायोफाइट लैंड पे ग्रो करता है कि नहीं ग्रो करता है, बट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, तो कहाँ क्या बोलोगे उसको, लैंड पर ग्रो कर रहा है तो लैंड प्लांट नहीं बोलोगे। अब मैं पूछ रहा हूं सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन सा है, टेरिडोफाइट्स, बस टेरिडोफाइट्स। लैंड प्लांट हमारा हो गया ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो। सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन हो गया बच्चा, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। कंप्लीट सक्सेसफुल कौन सा हुआ, कंप्लीट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। सक्सेसफुल होना मतलब कंप्लीट सक्सेसफुल होना नहीं होता है, जिम्नो एंड एंजियो माना जाता है। कंप्लीट सक्सेसफुल लैंड प्लांट क्या है, जिम्नो एंड एंजियो है। समझ में आई बात, दोनों, हम एक ही नाम थोड़ी ले रहे हैं, दो नाम ले रहे हैं, सुनो ना बच्चों वाला बात बोल देते हो। चिल्ड्रन डे मनाने का मतलब आप बच्चे नहीं हैं, आप बुजुर्ग बच्चे हैं, बात को दिमाग से मत निकालना। सीनियर बच्चे हो गए हो ना, सीनियर स्टूडेंट, तो सीनियर क्या बोला जाता है, इज्जत। अगर सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग बोलने से अच्छा होता है, रिस्पेक्ट दे दो तो सीनियर सिटीजन कहने में अच्छा लगता है, लेकिन उसका हिंदी निकालोगे तो क्या होगा, यही होने वाला है, सेम आप वही हो। देखो अगर सेम बात की जाए बच्चा, तो इक्वाडोर क्या है, एक बच्चा ट्रॉपिकल रीजन में मिलने वाला कंट्री है, उस कंट्री में जो वस्कुलर प्लांट्स है उनकी स्पीसीज बच्चा टेम्परेट रीजन में मिलने वाले, जैसे फॉरेस्ट रीजन है बच्चा, यूएसए टेम्परेट रीजन में आ रहा है, यूएसए टेम्परेट रीजन में आ रहा है, एंड इक्वाडोर ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है। तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो इक्वाडोर में बच्चा वस्कुलर प्लांट का स्पीसीज 10 टाइम्स ज्यादा है। इक्वाडोर बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी यूएसए कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा रखे हैं, क्योंकि यूएसए बच्चा टेम्परेट रीजन में आ रहा है और इक्वाडोर ट्रॉपिकल रीजन नियर द इक्वेटर आ रहा है। समझ में आई कि नहीं है ये बात, यानी सारा डिस्कशन, सारा एग्जांपल यही सजेस्ट कर रहा है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास रहेंगे आपका बायोडाइवर्सिटी ज्यादा रहेगा, इक्वेटर से दूर चले जाएंगे बायोडाइवर्सिटी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। कोई दिक्कत बहुआ, कोई दिक्कत नहीं।
अल्टीमेटली आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, ऊपर वाला जो पॉइंट है वो याद रखना है, बाकी ये सब नहीं आने वाला है। हाँ बच्चा देखो कौन सा पॉइंट, पहला या दूसरा, इसके पीछे वाला। हाँ इक्वेटर से पोल के पास जाएंगे, स्पेसिफिक डायवर्सिटी डाउन होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। रीजन तो बताया था कल, सनलाइट कम मिलेगा, वेदर चेंजेस ज्यादा होंगे, ग्लेशियर चेंजेस ज्यादा हुए रहेंगे, फिक्स टेम्परेचर, फिक्स क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं, कल अगर आप मिस कर गए हैं ना, आगे आने वाला है। ऐसा मैंने बोला था ना कि यहाँ तक सब आपका डिस्कस किया हुआ है, फिर भी आपको मैंने लिया नहीं था तो ले रहे हैं। क्या कल ऐसा बात नहीं डिस्कस किए थे क्या? आराम से ठंड रखो बच्चा, A to Z आएगा, सब चीज आएगा। ऐसा कोई बात, जिस दिन मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूं उसके बाद आप बोलिएगा सर आपसे ये पॉइंट छूट गया। अभी तो बहुत बातें करनी है, आपकी भी बातें सुननी है, आपको मेरी भी बातें सुननी है। चलो देखो वही पॉइंट लिखा हुआ है ना बच्चा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन लाइक इक्वाडोर हैज अप टू 10 टाइम्स ऑफ वस्कुलर प्लांट स्पीसीज एज कंपेयर टू अ टेम्परेट फॉरेस्ट। मिडवेस्ट जगह है बच्चा यूएसए में, कोई दिक्कत है बहुआ? चलो सेम पॉइंट है, बस ये थोड़ा दिखा रखा है। आगे आ जाओ बच्चा, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसे ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट बोला जा रहा है, ये कहाँ है बच्चा? साउथ अमेरिका में है। सबसे ज्यादा अगर अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी कहीं मिलती है तो कहाँ मिलता है बच्चा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलती है। साउथ अमेरिका नहीं बोलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलेंगे, अमेजन रेन फॉरेस्ट बोलेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलिए, या सबसे ज्यादा मालूम है अर्थ पे जितना ज्यादा ऑक्सीजन है ना बच्चा, उस ऑक्सीजन का, इसीलिए इतना ज्यादा यहाँ बायोडाइवर्सिटी है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, या फिर लंग्स ऑफ द अर्थ बोल दीजिए, लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोल दीजिए, लंग्स बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है जिसके वजह से हम लंग्स ऑफ द प्लेनेट के नाम से जानते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना? तो आप सोच सकते हो इकाई सैकड़ा हजार 10,000 है ना बच्चा, 40,000 से भी ज्यादा प्लांट्स हैं, 30,000 से भी ज्यादा, 3,000 से भी ज्यादा मछली है, 1,300 से भी ज्यादा बर्ड्स है, 427 टाइप से भी ज्यादा मैमल्स के स्पीसीज है, 427 वही एम्फीबियंस है, 378 क्या है? रेप्टाइल्स है, और बच्चा 1,25,000 से भी ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स के स्पीसीज। बच्चा ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि कितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, वहां सुखाड़ आया था, मतलब ड्राउट की कंडीशन आई थी, क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट तो छोटा रेन फॉरेस्ट है नहीं, बहुत बड़ा है। ह्यूमन ने क्या किया है, अपना बेनिफिट के लिए अमेजन रेन फॉरेस्ट को कट कर रहा है, अमेजन रेन फॉरेस्ट को कट कर रहा है। इससे अगर जिस दिन अमेजन रेन फॉरेस्ट कट हो जाएगा ना, अर्थ के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अमेजन रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन का लॉस हो रहा है, और अमेजन रेन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रीजन है कि सर अमेजन रेन फॉरेस्ट में इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है क्यों, जरा समझिएगा। अमेजन रेन फॉरेस्ट का बायोडाइवर्सिटी होने का रीजन है ना, क्योंकि जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट में जब धूल की आंधी चलती है तो वहां से, क्योंकि धूल है मतलब बालू है, बालू में फास्फोरस होते हैं, हाँ सहारा रेगिस्तानी है, सहारा रेगिस्तान का ही नाम है। तो वहां से क्या होता है, जब रेत की आंधी चलती है तो वहां से जो अमेजन रेन फॉरेस्ट में जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ना, वो सहारा से आंधी आती है और अमेजन रेन फॉरेस्ट में जाके बालू वो लैंड करता है, वहां फास्फोरस की जो डिमांड है वह पूरा हो रहा है। तो इस बार यह देखा गया, सैटेलाइट इमेजेस में यह देखा गया है कि सहारा में अब तक का सबसे ज्यादा ग्रीन प्लांट्स नजर आए हैं, अब तक का सबसे ज्यादा बारिश भी हुआ है। तो जिस दिन सहारा में अगर ग्रीन वेजिटेशन आ जाएगा, रेन फॉरेस्ट अपने आप कंप्लीट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। और वह न्यूट्रिएंट्स कहां से जा रहा है, सहारा डेजर्ट में जब आंधी आती है, धूल की आंधी आती है, तो वह धूल उड़ते हुए जाती है, और मतलब समझो कि बीच में बहुत सारे समुद्र भी आते हैं, तो समुद्र में भी न्यूट्रिएंट्स को देते हुए जाता है। ये ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से लैंड जब आंधी आएगी धूल की, समुद्र में नहीं गिरेगा, समुद्र में भी फास्फोरस की कमी को पूरा करता है, और अमेजन रेन फॉरेस्ट में भी जाके पूरा करता है। तो बच्चा अगर जो वेजिटेशन ऐसा है, अगर यह बना हुआ रहे, इसके लिए जरूरी है कि सहारा डेजर्ट ही रहे, ग्रीन एरिया में कन्वर्ट ना हो, नहीं तो फिर अर्थ के सर्वाइवल पे, अर्थ के बहुत दिक्कत हो जाएगा। बस आपको एक डाटा बताया गया है, क्या यह याद करना है? कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या क्वेश्चन क्या था?
क्वेश्चन देखो, आगे आ जाओ बच्चा। अब आपने जो पूछा ना बच्चा कि सर ऐसा रीजन क्या है इक्वेटर पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होने का, एंड पोलर रीजन में जैसे हम जाएंगे, पोलर रीजन की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी कम होने का। तो रीजन क्या है बच्चा? ट्रॉपिकल रीजन में बच्चा इवोल्यूशनरी टाइम ज्यादा रहा है। ट्रॉपिकल रीजन में इवोल्यूशनरी टाइम ज्यादा हुआ है, यानी जब इवोल्यूशनरी टाइम ज्यादा रहा है बच्चा, वहां इवोल्यूशन नए नए स्पीसीज ज्यादा बनेंगे। क्या बनेंगे? नए नए स्पीसीज का ओरिजिन ज्यादा होगा, ज्यादा स्पीसीज ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। पोलर रीजन में कम टाइम रहा है इवोल्यूशनरी टाइम, तो लेस नंबर ऑफ स्पीसीज, तो लेस बायोडाइवर्सिटी। अब बात आता है कि सर इवोल्यूशनरी टाइम पोलर रीजन में कम रहा है, इधर ज्यादा रहा है। रीजन है ना बच्चा, पोलर रीजन में जैसे देखो अगर बर्फ है तो लगभग 6-6 महीने बर्फ ही रहती है, बर्फ से कंटिन्यूअस ढका हुआ ही रहता है। लेकिन इक्वेटर में ऐसा होता है क्या? हमेशा कंटिन्यूअस सनलाइट आते रहती है। लिखा हुआ रिलेटिवली कांस्टेंट इन्वायरमेंट, लेस सीजनल वेरिएशन, यानी यहाँ पे सीजन लेस सीजनल वेरिएशन बोले तो यहाँ पे एक जैसा सीजन हमेशा सालों भर रहेगा। यहाँ पे इक्वेटर पे एक जैसा सीजन लगभग सालों भर रहता है। जैसे आप चले जाइए साउथ इंडिया में तो लगभग एक जैसा सीजन रहता है क्या? लेकिन वही नॉर्थ इंडिया के कंपेयर करोगे तो ज्यादा कांस्टेंट सीजन किधर का है? नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया का? साउथ इंडिया का, क्योंकि साउथ इंडिया ज्यादातर कहाँ आता है बच्चा? ट्रॉपिकल रीजन में आपका आएगा। समझ में आई बात? तो एक जैसा इन्वायरमेंट है बच्चा, एक जैसा सीजन है, तो आपको एक जैसा कंटिन्यूअस माहौल दिया जाए तो अब पढ़ाई आपका अच्छा होगा कि नहीं होगा? अब आपका पढ़ाई के जो शेड्यूल है मैं बार बार परिवर्तन करूं तो आपका पढ़ाई अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? प्रोडक्टिविटी डाउन होगा आपका। लेकिन एक जैसा कांस्टेंट इन्वायरमेंट हमेशा आपको साल भर दे, आइडियल इन्वायरमेंट दे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सेम चीज है, इवोल्यूशन अगर चाहिए बच्चा, ज्यादा डाइवर्सिटी चाहिए तो आपको एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट देना चाहिए। तब वहां पे क्या होगा? टाइम ज्यादा रहेगा, तो इवोल्यूशनरी टाइम ज्यादा होगा, तो नए नए स्पीसीज का इवोल्यूशन भी होगा। क्लियर है ना? आपको कल मैंने बताया भी था कि जैसे वहां का, जैसे रफ आइडिया अगर मैं दूं आपको, तो जो कैसा वहां का इन्वायरमेंट होता है, कैसा वेदर होता है, मैंने बोला था कल मॉर्निंग सब कुछ नॉर्मल, मॉर्निंग एज इट इज नॉर्मल होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सन चढ़ेगा तो सूर्य की रोशनी ज्यादा आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब डेली बारिश होता है वहां, तो ह्यूमिडिटी भी रहेगी। जैसे बरसात में हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी बनी रहती है क्या? सेम चीज, जब ह्यूमिडिटी बनी रहती है, जब ज्यादा उमस होता है तो आप भी कहते हो ना कि शायद अब बारिश होगा। सेम चीज यहाँ डेली बारिश होता है, टेम्परेचर भी डेली हाई होता है, तो डेली बारिश हो, लगभग एक जैसा सालों भर टेम्परेचर है, एक कांस्टेंट सीजन हो गया क्या? सीजनल वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो इवोल्यूशन होने का संभावना बढ़ गया, डाइवर्सिटी होने की संभावना बढ़ गई। ऑब्वियस बात है, ऊपर से इवोल्यूशनरी टाइम भी ज्यादा है। और नेक्स्ट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चा? सोलर रेडिएशन ज्यादा लेता है। जैसे याद करो कल मैंने डायग्राम बनाया था, जो इक्वेटर वाला रीजन होता है बच्चा, ज्यादा सोलर रेडिएशन ले रहा है क्या? जरा देखिएगा, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ये वाला जो आपका एरिया दिख रहा है, ये एरिया क्या है आपका? ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है। इक्वेटर के जस्ट पास वाला, ये जैसे आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर के जस्ट पास वाला रीजन क्या कहलाएगा? ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। और इससे आप और दूर जाओगे तो क्या कहलाएगा बच्चा? सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगा, और नीचे में आ जाएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाएगा। यही तो अभी आपने पढ़ा था ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अरे है कि नहीं कुछ ऐसा? चलो आगे आ जाओ। तीनों पॉइंट समझ में आ गया ना? एग्जाम में पूछा जाता है, पहला पॉइंट बताओ क्या था? ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होने का पहला रीजन क्या था? इवोल्यूशनरी टाइम ज्यादा रहा है, कांस्टेंट सीजन रहा है, एंड सोलर रेडिएशन ज्यादा मिला है। ये तीन फैक्टर हैं बच्चा जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अंडरलाइन करेंगे सब लोग अपने एनसीईआरटी में। इन्होंने बताया था बच्चा कि जैसे जैसे आप अपना एरिया एक्सप्लोर, रिसर्च एरिया इंक्रीज करते चले जाएंगे तो मिलने वाले उस एरिया में स्पीशीज की भी संख्या क्या होती चली जाएगी? बढ़ते चली जाएगी। जैसे जैसे आपका रिसर्च एरिया, एक्सप्लोर एरिया इंक्रीज होगा, उस एरिया में मिलने वाले स्पीशीज भी क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बढ़ाते चले जाओ तो नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ते चले जाए, नहीं, एक लिमिट तक ही ऐसा है। एक लिमिट तक बच्चा आप एक्सप्लोर एरिया बढ़ाएंगे, उनमें मिलने वाले स्पीशीज भी बढ़ेंगे। एग्जांपल के लिए समझो, मान लो बच्चा यह एक एरिया है, इसमें 2 स्पीशीज मिल रहे हैं, आप एरिया और इंक्रीज कर दिए तो नंबर ऑफ स्पीशीज और बढ़ेगा क्या?
और बढ़ा दिए और बढ़ेगा क्या, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा आप एरिया बढ़ाते चले जाओ तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ते चला जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा है बच्चा, क्योंकि एक लिमिट के बाद ना अगर आप और एरिया बढ़ाओगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसके बाद स्पीसीज बढ़ेगा ही। देखो वही लिखा हुआ है, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया बट अप टू अ लिमिट। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में रिलेशनशिप किसने दिया था, क्या नाम लिखा हुआ, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्पीसीज और एरिया के बीच का रिलेशनशिप दिया था। वो रिलेशनशिप क्या था बच्चा, अगर आप अपना एक्सपेरिमेंटल एरिया, रिसर्च एरिया, एक्सप्लोर एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक ही। यानी एक आप एरिया बढ़ाते चले जाओ उसके बाद नंबर ऑफ स्पीसीज नहीं बढ़ने वाला, एक लिमिट तक ही एरिया बढ़ाने से नंबर ऑफ स्पीसीज भी बढ़ता है। याद रहेगा क्या, पी वाई क्यू है बच्चा, ये लाइन, ये जो लाइन है ना पी वाई क्यू है। आगे आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट है बच्चा, ग्राफ से देख सकते हो, जरा देखिएगा ग्राफ, इसी को दिया गया है। अगर नॉर्मली बताया गया है जैसे एरिया बढ़ रहा है, क्या देखना ध्यान से, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो क्या नंबर ऑफ मिलने वाले स्पीसीज बढ़ रहे हैं क्या, अरे बोलो, अब बताना, एरिया बढ़ रहा, एरिया यहाँ पे भी बढ़ा, एरिया बढ़ा, एक्स एक्सिस पे तो एरिया बढ़ रहा है, अरे बोलो, लेकिन स्पीसीज की संख्या बढ़ रही है क्या, ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम दे रहा है, ये भी सेम दे रहा है, समझ में आई कि नहीं आई बात बच्चा, अरे बोलिए। यानी एरिया आप बढ़ाते चले जाएंगे तो एक लिमिट तक, तो देखो एक लिमिट तक एरिया हमने बढ़ाया तो स्पीसीज भी बढ़ा है, लेकिन एक लिमिट के बाद बच्चा आप एरिया एक्सप्लोर बढ़ाते चले जाइए लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज कांस्टेंट हो जाएगा। अब जरा देखिए इसका इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, इक्वेशन क्या है बहुआ, एस इक्वल टू सी ए का पावर जेड, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात आती है सर इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा, याद करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब लॉग लेते हैं दोनों साइड, देखिएगा दोनों साइड लॉग ले लो आप, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बेसिक मैथ्स आता है ना बच्चा, क्या, अरे बेसिक मैथ पूछ रहे हैं, तो लॉग लोगे तो लॉग एस, अरे बोलो बउआ, लॉग एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ये इक्वेशन आपको दिख रहा है क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पे क्या था, स्पीसीज था क्या, एक्स एक्सिस पे क्या था, एरिया था क्या, जिनको याद नहीं है देख लो, वाई एक्सिस पे स्पीसीज है क्या, एक्स एक्सिस पे एरिया है क्या, जरा देखिएगा, ये y हो गया क्या, बोलो, ये हमारा एम एक्स हो गया क्या बच्चा, जेड लॉग ए, ये हमारा एम हो गया, ये एक्स हो गया क्या, और ये क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया क्या बच्चा, बोलो, जरा देखिएगा, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी जेड लॉग ए, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी जेड लॉग ए का इक्वेशन कैसा आ गया बउआ, स्ट्रेट लाइन आ गया क्या, लॉग स्केल पे कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया। आप ये याद रखो, ये तो डिराइव कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन आया कि नहीं आया। इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है, एस क्या है बच्चा, स्पीसीज रिचनेस, एस इसमें क्या है, स्पीसीज रिचनेस। अब जैसे देखिए हमारा इक्वेशन था ना, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, था कि नहीं था बच्चा, ये क्या था हमारा, y था क्या, ये हमारा mx था क्या प्लस c क्या होता है बच्चा, y इंटरसेप्ट होता है क्या, बेसिक मैथ में चले आओ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में cy इंटरसेप्ट होता है क्या, और m क्या होता है बच्चा, स्लोप ऑफ द लाइन होता है क्या, अरे बोलो, स्लोप ऑफ द लाइन होता है क्या, चलिए तो वही लिखा हुआ है, s क्या है, स्पीसीज रिचनेस, a क्या हो गया, एरिया हो गया, c क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, और यहाँ पे क्या है, m के पैरेलल क्या है बच्चा, कंपेयर करो तो z आ रहा है ना, तो z क्या हो गया हमारा, स्लोप ऑफ द लाइन हो गया। रटने की चीज है क्या, नहीं, तो स्लोप में क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, देखोगे अगर यही लॉग स्केल पे बोला गया है ऑन लॉगरिथमिक स्केल, यानी s इक्वल टू सी ए का पावर z है, तो उसको लॉग स्केल में ड्रॉ करेंगे तो इक्वेशन हमारा क्या आएगा बुआ, लॉग s इक्वल टू लॉग सी जेड लॉग ए। कोई दिक्कत है क्या, अब बात आती है ना भाई हुआ, यहां तक तो आपको आता है, अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है,
ये जो स्लोप है स्टीपर कब होता है? स्टीपर का मतलब क्या होता है बउआ? आगे आ जाओ जरा, कांस्टेंट नहीं, स्टीपर का मतलब होता है ढलान, झुकाव। स्टीपर का मतलब क्या होता है? ढलान, झुकाव। नहीं जरा देखो क्वेश्चन देखो, अगर ये वैल्यू याद रखिएगा, बोलो बोलो बोलो, ये वैल्यू याद रखना है, जेड का वैल्यू से क्वेश्चन बना है और आगे भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो जेड का वैल्यू जो स्मॉल एरिया होता है उसके लिए कितना होता है बच्चा? किसके किसके बीच में वेरी करता है? 0.1 से लेकर के 0.2 के बीच में, याद होना चाहिए डाटा। जेड का वैल्यू जो अंडरलाइन कर रहे हो अपने इंसाइड में अंडरलाइन कर रहे हो ना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा क्वेश्चन इन्हीं से बने हुए हैं। आप डायरेक्ट पीवाईक्यू भी लगाएंगे तो देखिएगा पीवाईक्यू बने हुए इसी से रहेंगे, आप ढूंढ लेना, एक बार देख लेना। तो जो आपका स्मॉल एरिया है उसके लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? 0.1 से लेकर के 0.2 तक। अगर यही अगर बड़ा सा एरिया हो जाए, कॉन्टिनेंट हो जाए बच्चा, तो जेड का वैल्यू 0.6 से लेकर के 1.2 तक चला जाता है। जेड का वैल्यू लार्जर एरिया के लिए कितना हो जाएगा? 0.6 से लेकर के 1.2 तक होगा। आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है बच्चा, फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट छोटा एरिया है क्या बच्चा? इक्वेटर पे मिलने वाले सभी फॉरेस्ट क्या कहलाएंगे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो बहुत ही बड़ा एरिया है, उस एरिया में बच्चा, अब देखो बड़े से एरिया का जेड वैल्यू कितना होता है? 0.6 से 1.2 आता है ना। उसके लिए देखो जेड का वैल्यू कितना है बच्चा? 1.15। क्या इसके बीच में आया है? ये ध्यान देना है। स्मॉलर एरिया के लिए जेड का वैल्यू क्या होगा बच्चा? 0.1 से लेकर के 0.2। बड़े से एरिया के लिए जेड का वैल्यू क्या होगा? 0.6 से लेकर 0.1 0.2। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर लॉग स्केल में ग्राफ कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन आया था। लॉग स्केल पे ग्राफ कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन आया था। याद करिए, अगर आप बेसिक मैथ पढ़े होंगे तो ग्राफ बनाने का इक्वेशन आता है, हर ग्राफ बनाने का इक्वेशन आता है। तो ये जो एस इक्वल टू सी का पावर सी इक्वल टू एस इक्वल टू सी ए का पावर जेड है। ये बच्चा कैसा है? ये कैसा किसका ग्राफ आ रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो नाम याद रखेंगे आप, इसीलिए बोला था बच्चा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारा किसका दिया हुआ है? साइंटिस्ट का नाम बताओ। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने क्या बोला था? एरिया अगर बढ़ाएंगे स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद आप एरिया बढ़ाते चले जाओ, स्पीसीज रिचनेस कांस्टेंट हो जाएगी। सब उन्हीं का दिया हुआ देन है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें जेड का वैल्यू किसमें ज्यादा है? जेड का वैल्यू ऑब्वियस बात है लार्जर एरिया के लिए ज्यादा होगा। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, 0.6 से 1.2 तक वेरी करेगा। स्मॉलर एरिया के लिए 0.1 से लेके 0.2 तक रहता है। तो अगर जेड का वैल्यू ज्यादा है तो ग्राफ स्टीपर, ग्राफ में ढलान ज्यादा होगा। अरे जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जेड ज्यादा तो स्लोप ज्यादा। अरे बोलो, जेड ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, यानी जेड ज्यादा है यानी स्पीसीज रिचनेस ज्यादा हो जाएगा क्या? अरे कुछ ना कुछ तो पावर में, पावर गया है एक्सपोनेंट में, तो कुछ ना कुछ तो ये वैल्यू बढ़ के ही तो आएगी। अरे बोलो, कोई दिक्कत? यानी अगर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है तो स्लोप आपका क्या होगा बच्चा? उसमें ढलान ज्यादा रहेगा, ढलान ज्यादा रहेगा। यानी आगे देखो इसी बात को लिखा हुआ है। भाई साहब चले गया क्या वो लाइन? अब हम मैंने बोल दिया ना आपको, याद रहेगा ना। स्लोप जेड का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो ग्राफ का ढलान ज्यादा रहेगा, ग्राफ का ढलान ज्यादा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे आ जाओ। तो स्टीपर का मतलब क्या होता है बच्चा? ढलान। स्टीपर का मतलब क्या होता है? ढलान। याद रखिएगा ये बात। आगे आ जाओ बच्चा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये किसने बताया था बच्चा? डेविड टिलमन। हाउ हैंडसम साइंटिस्ट। आज उस समय से जैकेट कोट पहन रहे हैं, जिस समय हमारे यहाँ इंडिया में धोती कुर्ता पहना जाता था, उस समय कोट पैंट पहना जा रहा है। और आज के लोग कोट पैंट पहन करते कि हम तो मॉडर्न हो गए। भैया डेविड टिलमन के जमाने में था कोई बात नहीं है। डेविड टिलमन ने क्या बताया था? स्पीसीज डाइवर्सिटी जरूरी क्यों है? आप मुझे ये बताइए, स्पीसीज डाइवर्सिटी जरूरी क्यों है? अलग अलग वैरायटी के स्पीसीज होना जरूरी क्यों है? ये बताओ हमें।
इकोसिस्टम सेफ रहेगा, इकोसिस्टम के फंक्शन पे असर नहीं पड़ेगा, इकोसिस्टम के फंक्शन पे असर नहीं पड़ेगा। वही बोला गया है, अगर किसी एक एरिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है तो वह इकोसिस्टम ईयर टू ईयर प्रोडक्शन जो होगा ना बच्चा, उसमें वेरिएशन बहुत कम शो करेगा। समझ में आई कि नहीं यही बात? कम शो करेगा, वेरिएशन मैं बोल रहा हूं, वेरिएशन कम शो करेगा। बात को समझो, अंतर यानी जैसे मैं बता रहा हूं, सुनिए फिर से। कल आई थिंक आपको एग्जांपल दिया था, एक किसान है जो सिर्फ क्या लगाया है, एक ही फसल लगाया है। मान लो ऊपर में बड़ा क्रॉप लगा दिया और नीचे में क्या लगा दिया, कोई दूसरा क्रॉप लगा दिया, मिक्स क्रॉपिंग किया है। और दूसरा किसान क्या किया बच्चा, एक ही क्रॉप लगाया। अगर कोई डिजीज होगा तो एक क्रॉप जो है तो खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला किसान तो कंगाल। तो जो किसान नीचे में भी लगाया, मिक्स क्रॉपिंग किया है, चलो वो तो कुछ आमदनी होगी ना। तो वेरिएशन बच्चा क्या हुआ, मिनिमम हुआ कि नहीं हुआ? यानी डाइवर्सिटी जिसमें ज्यादा था तो उसके आमदनी में वेरिएशन कम हुआ ना। लेकिन जो एक ही क्रॉप लगाया हुआ था, पूरा का पूरा सिस्टम ही चोक कर गया उसका, मतलब प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। उसका सिस्टम का प्रोडक्टिविटी जो था खत्म हो गया। लेकिन जिसमें ज्यादा डाइवर्सिटी थी बच्चा, उसमें वेरिएशन तो हुआ, ऐसा नहीं कि वेरिएशन नहीं हुआ, लेकिन वेरिएशन का कम हुआ, वेरिएशन का एक्सटेंट क्या हुआ, अफेक्ट क्या हुआ, कम हुआ। तो जरूरी है ना कि डाइवर्सिटी ज्यादा हो। अब आज एक्चुअल में समझते हैं, किसी एरिया में अगर स्पीशीज ज्यादा होगा, स्पीशीज ज्यादा होना मतलब डाइवर्सिटी ज्यादा होगा, तो उस एरिया में बच्चा हर साल जो प्रोडक्टिविटी होगी, बायोमास बनेगा, उसका अंतर 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 जो डिफरेंसेस होगा ना, बहुत ही कम होगा। हर साल प्रोडक्टिविटी एक समझना जरूरी थोड़ी है। जैसे हमने इस बार मान लो बासमती चावल लगाया एक बीसा में, मान लो 15 मन हुआ, तो अगले साल भी 15 ही मन हो जाएगा क्या? वेरिएशन तो होगा लेकिन थोड़ा सा कम वेरिएशन होगा। अरे समझ में आ रही कि नहीं है बात? प्रोडक्टिविटी तो होगी, ऐसा नहीं कि प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन प्रोडक्टिविटी में जो वेरिएशन है वह कम देखने के लिए मिलेंगे, यानी जो अफेक्ट होगा वह कम होगा। जैसे फिर से मैं बता रहा हूं, मान लो यह एक इकोसिस्टम है बच्चा, इसमें 50 स्पीसीज है, क्लियर है? यह एक इकोसिस्टम है, इसमें बच्चा 20 स्पीसीज है, क्लियर है ना? तो इसका अपना प्रोडक्टिविटी होगा क्या, और इसका अपना प्रोडक्टिविटी होगा। इसमें से अगर 5 ऑर्गेनिज्म को किल कर दोगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें से 5 को निपटा दोगे ना, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इस पे। समझ में नहीं आई बात? नहीं आया समझ में? चलो तुम्हारा वाला एग्जांपल देते हैं। अब तुम्हारा वाला छोटा फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ है, बउआ है, छोटा बच्चा है, मम्मी भी काम कर रही है, पापा भी काम कर रहे हैं, बउआ रोए जा रहा है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली है, मम्मी पापा को पता ही नहीं कि हमारा बउआ कहाँ है, कभी चाचा के गोद में है, तो कभी दादी के गोद में है, तो कभी बुआ के गोद में है, तो कभी दादा के गोद में है। तो बच्चे का पालन पोषण अच्छे से हो रहा है ना, यानी वहां नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ज्यादा है तो बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है। और जहां न्यूक्लियर फैमिली है, बउआ रोया नहीं, एक होता ही। अंतर आया कि नहीं आया बच्चा? समझ में आया कि नहीं आया? सेम चीज वही है। जहां बायोडाइवर्सिटी, जैसे छोटा फैमिली में बच्चा खूब पिटाता है, नहीं तो बच्चा का दुलार ज्यादा होता है, और जो ज्वाइंट फैमिली होता है, बच्चा मारेगी उसके पहले 4 लोग खड़े हो जाते हैं, भाई साहब। अगर बच्चा, और दूसरी बात, बच्चा पिटाने वाला हो ना, बच्चा को हल्का सा हो जाता है कि भाई साहब खतरा आ रहा है सामने से, जो सबसे ज्यादा प्यार करता हूं उसी का नाम लेके बुलाएगा, भाई हम जल्दी जाइए, इमरजेंसी सिचुएशन है, बचा लो नहीं तो चले जाओगे। मैं भी जब छोटा था, सबसे ज्यादा खतरा हमको अपने पापा से हुआ करता था, सबसे ज्यादा खतरा हुआ करता था। जब भी लगता था ना कुछ होने वाला है, पहले मैं दादी का नाम ले लेता था, भाई साहब आ जाओ, देख लो फिर कुछ होने वाला है, कुछ हो जाए। सेम चीज है। अगर इसमें बच्चा देखो, यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या है, कम है। यहाँ पे अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते हैं, अगर मान लो सपोज 5 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं,
देखो आ जाओ वापस से, यानी इस सपोज दैट इस इकोसिस्टम ए में कितने स्पीसीज है? 50 है। इकोसिस्टम बी में कितने स्पीसीज है? 20 है। इसमें से पांच स्पीसीज एक्सटिंक्ट ही हो गया और इसमें से 5 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया, तो ज्यादा अंतर पड़ेगा क्या? ज्यादा अंतर किसके फंक्शन पे पड़ने वाला है? 20 वाले में कि भाई साहब एक तो ऑलरेडी कम थे, उसमें से 5 निपट गए हैं, तो इनके के फंक्शन पे ज्यादा असर पड़ने वाला है, यानी इनके बायोमास में अंतर ज्यादा आ जाएगा इन कंपेरिजन टू दिस वन, ए वाला में, क्योंकि इनमें स्पीसीज ज्यादा है तो बायोमास में अंतर नो डाउट इसमें भी आएगा, लेकिन कम आएगा, इसमें आएगा बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए बच्चा ज्यादा डाइवर्सिटी रहेगा तो इकोसिस्टम फंक्शन प्रॉपर करेगा, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रहेगी। समझ में आई ना बात? अरे कोई दिक्कत? तो लिखा हुआ है इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स हायर प्रोडक्टिविटी। अगर डाइवर्सिटी ज्यादा होगा तो बायोमास का, प्रोडक्टिविटी मतलब बायोमास बनना, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या समझते हो? नया बायोमास बनना। तो ज्यादा डाइवर्सिटी रहेगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी बच्चा? अब प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगा यानी जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जितना ज्यादा बायोमास मिलेगा, उतना ही ज्यादा ना कंज्यूमर के लिए फूड अवेलेबल होगा। अरे बोलो, यहाँ पे 50 डाइवर्सिटी है, इसमें से मान लो हमारा क्या है 20 ऑटोट्रॉप्स हो गए सपोज दैट, इसमें से सारे के 20 के 20 तो ऑटोट्रॉप्स नहीं रहेंगे ना, मैक्स टू मैक्स कितना रहेगा बच्चा? 10 रहेगा। मान लो 10 ऑटोट्रॉप्स है, तो 10 ऑटोट्रॉप्स है और इसको खाने वाला क्या है बच्चा? ज्यादा है, यानी इसमें बायोमास कम बन रहा है, तो आगे जो कंज्यूमर के लिए फूड अवेलेबल होगा वह भी कम रहेगा। इसमें क्या है, अगर 20 ऑटोट्रॉप्स हैं तो 20 ऑटोट्रॉप्स है तो हेटेरोट्रॉप्स के लिए जो फूड रहेगा ज्यादा अवेलेबल होगा ना। कोई दिक्कत? इसमें यानी प्रॉपर जो फंक्शन इकोसिस्टम के फंक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? प्रोडक्टिविटी का होना, डिकम्पोजिशन का होना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का होना, और बच्चा एनर्जी फ्लो का होना। ये सारा फंक्शन रिच बायोडाइवर्सिटी वाला इकोसिस्टम ज्यादा अच्छे से करेगा एज कंपेयर टू लेस नंबर ऑफ स्पीसीज वाला इकोसिस्टम। क्लियर है ना? तो फिर से मैं बोल रहा हूं, समराइज कर रहा हूं, डेविड टिलमन ने क्या बताया था? इंपॉर्टेंस बताया था डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी बोलिए या स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलिए, इसका इन्होंने क्या बताया था? इंपॉर्टेंस बताया था। इंपॉर्टेंस में उन्होंने क्या बताया था कि अगर किसी इकोसिस्टम में ज्यादा अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे तो वह इकोसिस्टम ज्यादा अस्टेबल होगा। अरे नहीं बोल सकते हैं क्या? लगभग जैसे देखो, मैं बोल रहा हूं कि आपका परसेंटेज हमेशा 90 आ रहा है, कभी 88 आ रहा है, कभी 93 आ रहा है, कभी 90 आ रहा है, कभी 92 आ रहा है, तो लगभग एक ही के रेंज में आ रहा है ना। और एक बच्चा जिसका 60 आ रहा है अचानक से 75 हो जा रहा है, 50 में भी आ जा रहा है, तो ये ज्यादा वेरिएशन शो कर रहा है और ये इसमें वेरिएशन कम हो रहा है, यानी यह अस्टेबल है। यानी यह क्या है? अस्टेबल है। और यह क्या है बच्चा? लेस स्टेबल, अनस्टेबल है। इसीलिए अगर इकोसिस्टम स्टेबल होना चाहिए, अगर होना है इकोसिस्टम को स्टेबल, तो डाइवर्सिटी ज्यादा होना पड़ेगा। क्लियर है ना? अगर डाइवर्सिटी कम रहेगा तो इकोसिस्टम स्टेबल फिर नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को भी लेके पूछा जा सकता है, स्टेबिलिटी को भी लेके पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी का किसने बताया था? तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को लेकर किसने बात की है? डेविड टिलमन ने बात की है। किसने बात की है? डेविड टिलमन ने बात की है। याद रहेगा क्या? अरे कोई दिक्कत? आगे आ जाइए बच्चा, नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, राइबेट पोपर हाइपोथेसिस। ये जिस साइंटिस्ट ने ये बात बताई थी, या क्या है बच्चा? पॉल एलरेक। पॉल एलरेक। चलो आप जो भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो यही आना चाहिए एग्जाम, ठीक है ना? आप कुछ भी बोलिए, स्पेलिंग सेम रहना चाहिए। अब आ जाइए बच्चा, राइबेट का मतलब समझते हो क्या होता है? नट बोल्ट। नट बोल्ट, ठीक है ना? राइबेट पोपर का मतलब होता है नट बोल्ट। याद करो जब हमने इकोलॉजी स्टार्ट की थी तो क्या कीस्टोन स्पीशीज बताया था आपको? बोलो। चलिए वही बात इन्होंने बताया है, आइए समझते हैं। जैसे सपोज दैट आप एरोप्लेन पे बैठे हैं, आप एरोप्लेन पे बैठे हैं, क्लियर है ना? तो आप एरोप्लेन पे बैठे हैं, आप हैं चुलबुल इंसान, नेचर कैसा है? नटखट वाला है, तो आपको बैठे बैठे मन नहीं लग रहा, तब क्या करोगे? हिलोगे डुलोगे, फिर बगल में देखो भाई साहब नट सीट में नट बोल्ट लगा हुआ है, बाहर देखोगे, तो आप कोशिश करोगे ना, क्या नेचर आपका चुलबुल होगा, एक काम करते हैं कुछ खोल करके पैकेट में रखते हैं, लेके चले जाते हैं। लेकिन ऐसा खोल के लेके जाओ तो सीआई से बैठा होता है, कुछ भी लेके जाओगे पता चल जाएगा उसे। तो मान लो कोई नहीं है, आप पहली बार एरोप्लेन पे बैठे हैं, आप बहुत ही जिज्ञासु बच्चे हैं,
तब क्या करो भाई साहब, क्या करते हैं, खोल के लेके चलते हैं नट बोल्ट। तो आप क्या किया, पहले भाई साहब नट बोल्ट खोलेंगे तो दिक्कत हो, क्या करते हैं ना, सीट फाड़ देते हैं। ये सब बिहेवियर रहेगा। यानी अगर आप छोटा मोटा एरोप्लेन को डैमेज कर रहे हो, सीट में से नट बोल्ट खोल दे रहे हो, सीट को डैमेज कर दे रहे हो, तो बहुत ज्यादा क्या होगा, सीट का नट बोल्ट खोल देंगे आप तो कोई कहीं की आवाज आएगी, बहुत ज्यादा यही आवाज आ सकती है ना। लेकिन क्या एरोप्लेन को उड़ने में दिक्कत होगा क्या, बस थोड़ा बहुत आवाज आएगा, है कि नहीं। सेम चीज बोला जा रहा है, अगर कोई इकोसिस्टम है, कोई इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में बहुत टाइप के स्पीशीज मिलते हैं, तो उसमें इंसेक्ट्स भी मिल रहा है और लायन भी मिल रहा है। आप एक दो इंसेक्ट को किल कर दो या रैबिट को किल कर दो तो इकोसिस्टम पे फर्क पड़ने वाला उतना नहीं है, लेकिन जिस दिन लायन को किल कर दिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम चीज अगर आप एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, सीट का नट बोल्ट खोलोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, शीशा का नट बोल्ट खोलोगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन मन भाग गया, आज तो डायना का विंग्स का नट बोल्ट खोल देते हैं। और विंग्स में क्या होता है, एरोप्लेन का इंजन लगा होता है, जिस दिन विंग्स का एक भी नट बोल्ट खोलोगे इंजन नीचे चला आएगा तो आपको भी सर्वाइवल पे खतरा आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लेन ही क्रैश कर जाएगा। सेम चीज अगर जंगल है तो जंगल में आप आज गए, खरगोश को मार दिए कोई दिक्कत नहीं है, लोमड़ी को मार दिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई कीट पतंगा को किल कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, शेर को मारने गए और सही में शेर को किल कर दिए, भाई साहब गड़बड़ हो जाना फिर इकोसिस्टम में। यानी वो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम आने वाले फ्यूचर में क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये यही बताया गया है राइवेट पोपर हाइपोथेसिस से। पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, पॉल इनरिक ने दिया था, क्लियर है ना बच्चा। ये भी क्या बताते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी का, और इसको समझते हैं जरा। देखो भाई साहब कितना मस्त एरोप्लेन है, देखो एरोप्लेन को इन्होंने किससे कंपेयर किया था, इकोसिस्टम से। पहला टाइप का क्वेश्चन तो यही बनता है, कंपैरिजन पूछ देता है। एरोप्लेन को पॉल इनरिच ने किससे कंपेयर किया है, इकोसिस्टम से। तो बताओ इकोसिस्टम का सारा पार्ट्स अच्छे से काम करे, जरूरी है ना उसके सर्वाइवल के लिए। तो सेम चीज एरोप्लेन अच्छे से काम करे उसके लिए जरूरी है उसका सभी चीज, सभी एरोप्लेन का पार्ट्स कैसे जुड़ा हुआ है बच्चा, राइवेट से जुड़ा हुआ हो। राइवेट मतलब नट से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इकोसिस्टम की बात करेंगे तो राइवेट का मतलब क्या हो गया, स्पीसीज हो गया, क्लियर है ना। अगर इफ अ पैसेंजर पॉप अ राइवेट, पॉप अ राइवेट मतलब बच्चा नट बोल्ट को खोल लिया, निकाल लिया, इकोसिस्टम में क्या किया आपने, किल कर दिया किसी स्पीसीज को। तो किसी स्पीसीज को किल किए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वह इंपॉर्टेंट स्पीसीज नहीं है तो। सेम उसी तरीके से अगर आपने एक नट को खोले हो, अगर वह इंपॉर्टेंट नट नहीं है, सीट का नट है, विंडो का नट है, तो कोई एरोप्लेन के फंक्शनिंग पे दिक्कत नहीं आएगा, जहाज उड़ते ही रहेगा। लिखा हुआ ना, इफ अ पैसेंजर पॉप अ राइवेट, पॉप अ राइवेट मतलब बच्चा एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी। फ्लाइट सेफ्टी बोले तो फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम पे कोई इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन तुम ज्यादा से ज्यादा नट बोल्ट को खोलते रहोगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत तो आ सकती है। अभी भी प्लेन उड़ेगा लेकिन प्लेन में कहीं ना कहीं तो कोई ज्यादा दिक्कत आ सकती है ना, सेफ्टी कंप्रोमाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सेम चीज आप स्पीसीज को किल किए जा रहे हो, भले वह इंपॉर्टेंट स्पीसीज नहीं है लेकिन इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी पे अब असर देखने के लिए मिलेगा। वही बात है, बट एज मोर एंड मोर राइवेट्स आर रिमूव्ड द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक। अगर ज्यादा से ज्यादा इकोसिस्टम में आप स्पीसीज को किल करेंगे तो इकोसिस्टम हमारा क्या होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। वीक हो जाता चला जाएगा, कमजोर हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, नहीं बच्चा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, बायोमास कम हो जाएगा। आगे देखो, तो अगर आपने विंग्स पे से, तो एरोप्लेन का विंग्स मेन चीज होता है बच्चा क्योंकि इंजन उसी में लगा हुआ होता है। सेम चीज अगर की स्पीसीज, याद करो बच्चा यहाँ पे की स्पीसीज क्या है, की स्टोन स्पीसीज की बात की जा रही है, लिखा ना, की स्पीसीज दैट डिराइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन। लायन, लायन जंगल को जंगल किसने बनाया हुआ है, लायन। डेजर्ट को डेजर्ट कौन बनाए रखा हुआ है, कंगारू रैट, है कि नहीं। फिग ट्री ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में सब बताया था कि नहीं बताया था। ये सब क्या है बच्चा, की स्पीसीज है जो कि इकोसिस्टम के फंक्शनिंग क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, डराइव कर रहे हैं। तो वही है, लॉस ऑफ राइवेट्स ऑन द विंग्स इज मोर डेंजरस टू फ्लाइट सेफ्टी। अगर आपने विंग्स पे से नट बोल्ट ओपन किया है तो फ्लाइट सेफ्टी के लिए ज्यादा रिस्की है बच्चा, एज कंपेयर टू सीट का नट बोल्ट खोलना। ऐसा क्यों बच्चा, क्योंकि लॉस ऑफ फ्यू राइवेट्स ऑन द सीट्स और विंडो इनसाइड द प्लेन। अगर आपने कुछ नट बोल्ट सीट से खोला है,
विंडो से खोला है और एक ही 2 नट बोल्ट आपने विंग्स का खोल दिया है तो ज्यादा खतरा विंग्स वाला कर देगा। सेम चीज आपने स्पीसीज को किल किया है, इन जो लेस इंपॉर्टेंट है उतना इकोसिस्टम पे फंक्शनिंग पर असर नहीं आएगा, लेकिन इक्का दुक्का स्पीसीज या की स्टोन वाले जो स्पीसीज है, जंगल है, फिग ट्री को कट कर दो, जंगल है, लायन को कट कर दो, लायन को किल कर दो, देखो पूरा इकोसिस्टम डैमेज हमारा हो जाएगा। समझ में आई बात बच्चा? यही हमारा क्या था बउआ, राइबेट पोपर हाइपोथेसिस। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे, किसने दिया था और किसको किससे कंपेयर किया गया है, जरा बताइएगा मुझे। एरोप्लेन को किससे कंपेयर किया गया है, इकोसिस्टम से कंपेयर किया गया है, बिल्कुल सही बात। एरोप्लेन को किससे कंपेयर किया गया है, इकोसिस्टम से कंपेयर किया गया है। राइबेट्स नट बोल्ट को किससे कंपेयर किया गया है, स्पीसीज से कंपेयर किया गया है। पॉप और राइबेट मतलब बच्चा नट बोल्ट को खोलने का मतलब स्पीसीज को किल करना, मारना। क्लियर है ना? आगे आ जाइए। नेक्स्ट है विंग्स को किससे कंपेयर किया गया है, की स्टोन स्पीसीज से कंपेयर किया गया है। कोई दिक्कत बच्चा यहां तक में नहीं ना? चलो